लास्ट क्लास सॉलिड एंड लिक्विड के हीट के लिए जो एक्सप्रेशन था Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T. m इज द मास ऑफ सब्सटेंस, है ना? तो ये जो ms है ना बच्चे, इसको हीट कैपेसिटी बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं बोलते। समझ गए ना? s यहाँ पे क्या था? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझे? अब हीट कैपेसिटी क्या है, इसका डेफिनेशन लिख लो। हीट कैपेसिटी लास्ट क्लास नहीं लिखाया था, जल्दी से लिख लीजिए। इट इज द heat given to the solid or liquid, या any substance भी लिख सकते हो। it is the heat given to any substance ब्रैकेट में लिख सकते हो entire mass of the substance, entire mass of the substance ब्रैकेट में लिख दो। it is the heat given to the entire mass of the substance, है ना? it is heat given to the entire mass of the substance so that its temperature increases by 1 degree C, so that its temperature increases by 1 degree C। देखो समझना, ये पर ग्राम के लिए डिफाइंड है, 1 ग्राम के लिए, लेकिन ये पूरा जो पार्ट है इंटायर मास m ऑफ सब्सटेंस, कहने का मतलब क्या है, जो हीट कैपेसिटी होगा डिफरेंट बॉडी का, वो उस डिफरेंट सब्सटेंस का, वो उस सब्सटेंस के मास पे डिपेंड करेगा। ये वाला पार्ट ना बच्चे एक्सटेंसिव होगा। कैसे एक्सटेंसिव होगा, मेरे बात समझना। जैसे सब लोग वाटर बॉटल में पानी लेके आए हो, है, जितना पानी है उसके हिसाब से हीट कैपेसिटी होगा, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबके लिए सेम होगा, क्योंकि जब मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बात करूंगा तो सबके बॉटल से सिर्फ 1 ग्राम पानी लेंगे। अरे यस नो? लेकिन मैं जब हीट कैपेसिटी बात करूंगा, स्पेसिफिक नहीं, तो तुम्हारे बॉटल में जितना भी वाटर है उस पूरे वाटर को कितना हीट दें ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाए। अब मान लो तुम्हारे बॉटल में मान लो 1 लीटर वाटर है, तो पूरे 1 लीटर को कितना हीट दें ताकि टेम्परेचर कितने से बढ़ जाए, 1 डिग्री सी से, है ना? मोस्टली मान लो 1 लीटर वाले तुम लोग बॉटल यूज कर रहे हो, लेकिन मान लो ये जो है, यहाँ जो वाटर है, यहाँ तो 1 लीटर है नहीं। इस वाटर का हीट कैपेसिटी मतलब इस पूरे वाटर को, हो सकता है 1.5 लीटर हो, इस पूरे वाटर को कितना हीट दें सो दैट इस पूरे वाटर का मास कितने से, टेम्परेचर कितने से बढ़ जाए। तो हीट कैपेसिटी उस सब्सटेंस के शेप साइज वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। What is the content of the substance? What are the moles of the substance? What are the mass of the substance? मेरी बात समझ रहे हो? इसलिए मैंने बोला कि हीट कैपेसिटी क्या है, एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव है। एक्सटेंसिव कैसे हो गया, समझ गए? मान लो हम लोग सब खुद सिस्टम है, हम लोग इंडिविजुअली मान लेते हैं, तो कितना टेम्परेचर हमें मिल जाए ताकि मेरे पूरे बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाए, इससे कितना मिल जाए तो डिपेंड करेगा ना, है ना? ये 40 kg में 80 kg डिपेंड नहीं करेगा, अंतर नहीं होगा क्या? 40 kg तो वो 40 53 है तू? नहीं हो सकता है, हड्डियों में जान है क्या जी? ओके, तो मेरे बात बताओ, तुमने हीट कैपेसिटी समझा सही से? वही बातें नहीं, हीट कैपेसिटी समझा सही से? हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द सब्सटेंस। हीट कैपेसिटी हमेशा वाटर का भी वेरी करेगा। किसी जार में मान लो 1 लीटर वाटर है, उसका हीट कैपेसिटी कुछ और होगा। किसी जार में 5 लीटर वाटर है, उसका हीट कैपेसिटी कुछ और होगा।
लेकिन वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमेशा सेम होगा, क्योंकि जब भी हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर का बात करेंगे तो 1 ग्राम वाटर का बात हो रहा है, लेकिन हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर का जब बात कर रहे हैं तो अब कहाँ वाटर पड़ा हुआ है, किस बॉटल में पड़ा हुआ है, किस बकेट में पड़ा हुआ है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा ना। समझ रहा है? हीट कैपेसिटी मान लो इस बिल्डिंग के टॉप पे जो वाटर टैंक है उसका हीट कैपेसिटी और तुम्हारे बॉटल में जो वाटर है उसका हीट कैपेसिटी सेम होगा। वहां पे 1000 लीटर पानी है, 10,000 लीटर पानी है, उस पूरे सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है। समझ में है? तो हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है, ये लिख लेना इस तरह से जैसे सिखाया है। तो एक बार समझ में आना चाहिए आपको कि कभी कभी क्वेश्चन में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं दिया रहता है, क्वेश्चन में दिया रहता है हीट कैपेसिटी, तो वहां पे डायरेक्टली हम एमएस का वैल्यू ही दिया रहता है। ठीक है, जैसे इसमें अगर एक सिंपल क्वेश्चन करें, इफ हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन ए जार इज 1000 joule, calculate heat required to raise the temperature of water in jar by 10 degrees। अब ये क्वेश्चन में देखो बड़ा सिंपल सवाल हो गया। कैसे सिंपल हो गया बताओ? एकदम सिंपल सवाल हो गया। यहाँ देखो इस हीट स्पेसिफिक हीट नहीं लिखा है, पूरे जार में जो वाटर है उस पूरे वाटर का हीट कैपेसिटी दिया। अब बोल रहा है पूरे जार में जो वाटर है उसका टेम्परेचर हमको 10 डिग्री से बढ़ाना कितना चाहिए। तो इस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल एस इंटू डेल्टा टी कर दो या कैपिटल सी इंटू डेल्टा टी कर दो। डायरेक्ट एमएस दिया हुआ है ना तुम्हें, ये 1000 जो स्पेसिफिक हीट नहीं है, डायरेक्ट क्या दिया हुआ है, वर्ड देखो ना क्या लिखा हुआ है। तो अगर तुम्हें डायरेक्ट ये दिया है तो हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस पूरे का वैल्यू डायरेक्टली दे दिया, हीट का फॉर्मूला दिस इनटू डेल्टा टी। तो देखो तुम्हें पता है कि क्यू ही निकालना है, ये कितना 1000 जूल दिया हुआ है और पूरे जार का 10 डिग्री सी से बढ़ाना है, तो 10 किलो जूल हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? आप समझ में आए कैसे सवाल है? इजी है डिफिकल्ट है? बोलिए इजी है पक्का? ठीक, आगे बढ़ते हैं। लिखो, अभी तक हम बात कर रहे थे सॉलिड और लिक्विड का, ठीक है? इस क्वेश्चन से शायद क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे ये नहीं दी मेंशन है कि जार में कितना वाटर है, जितना भी है 1 लीटर है, 5 लीटर, 10 लीटर, जितना भी है जार में पानी, उस पूरे पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितना चाहिए, 1000। अब मुझे 1 डिग्री नहीं बढ़ाना है, 10 डिग्री बढ़ाना है। आया समझ में? 1 डिग्री बढ़ाने के लिए वैल्यू दिया हुआ है तो 10 डिग्री के लिए निकल जाएगा कि नहीं। नाउ लिखो, फॉर गैस there are two types of specific heat capacities possible. For gas, there are two types of specific heat capacities are possible. For gas, there are two types of specific heat capacities are possible. पहला CV, molar heat capacity at constant volume. Molar heat capacity, molar heat स्पेसिफिक नहीं है, molar heat capacity at constant volume. लिख लो definition. It is the heat required to raise the temperature of 1 mole of gas. It is the heat required to raise the temperature of 1 mole of gas it is the heat required to raise the temperature of
1 mole of gas to raise the temperature of 1 mole of gas by 1 degree C. To raise the temperature of 1 mole of gas by 1 degree C at constant volume. At constant volume. दूसरा, ये तो फर्स्ट है, दूसरा लिखो Cp, molar heat capacity at constant pressure. Cp लिखिए, molar heat capacity at constant pressure. बताओ डेफिनेशन क्या होगा? Heat required to raise the temperature of 1 mole of gas by 1 degree C at constant pressure. लिख लीजिए. कहीं कहीं पे S को स्मॉल c भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? ओके ओके, नाउ देखो, अभी फिलहाल के लिए एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, एक फैक्ट समझना. इधर सब लोग ध्यान दो. मान लो गैस चूल्हे पे, ठीक है, तुम वाटर रखकर, वाटर गैस चूल्हे पे क्या रख दिया? ये बर्नर है, थोड़ा डायग्राम मैनेज कर लेना तुम लोग. मैनेज हो रहा है? ये बर्नर है, यहाँ पे पानी रख दिया है और यहाँ भी वाटर रख दिया है. दोनों जगह पे सेम वाटर रखा है, सेम अमाउंट मान लेते हैं. चलो 100 ml दोनों जगह पे, ठीक है. यहाँ पे ना ये ओपन है, ओपन, ऊपर कुछ भी क्लोज नहीं है. और यहाँ पे हमने क्या किया? क्लोज कर दिया. तो हम बोलेंगे यहाँ पे वाटर का हीटिंग इन ओपन कंडीशन. ओपन कंडीशन मतलब इस वाटर के सरफेस को हमेशा क्या फील करना पड़ रहा है? 180, ऑलवेज एटमॉस्फेयर फील करना पड़ रहा है. और यहाँ जब क्लोज है तो वाटर के सरफेस को 180 फील करना पड़ रहा है? नहीं, इधर ना उसके बाउंड्री पे लग रहा है ना 180, यहाँ नहीं लग रहा है सरफेस पे. ऐसे समझिए, रफली बस याद रखिए अभी फिलहाल के लिए. ये देखा गया बच्चे, इस वाटर का टेम्परेचर यहाँ पे हम बोलेंगे क्या? हीटिंग, हीटिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम या प्रेशर? बताओगे कोई? हीटिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम और प्रेशर? वेरी गुड, कांस्टेंट प्रेशर. वॉल्यूम तो देखो ना ओपन है ना, ऊपर तो कुछ है ही नहीं. और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? हीटिंग एट, वेरी गुड, हीटिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि एकदम रिजिड बाउंड्री है, नॉन मूवेबल है. मान लो यहाँ प्रेशर कुकर है, ऐसा प्रेशर कुकर के अंदर 100 ग्राम पानी रख दिया और एक ओपन जार में, क्या बोलते पानी, पतीला बोलते ना, पतीला समझते, उसमें रख दिया पानी. अब हीटिंग दोनों सेम टाइम में बर्नर ऑन किया. देखा गया बच्चे, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सी से बढ़ा और इसका भी 1 डिग्री सी से बढ़ा. दोनों मान लो पहले 25 पे था, सपोज इनिशियली दोनों कितने पे था? 25 पे. देखा गया कि जब इसका 26 हुआ तो जो इसको हीट दिया गया उसको क्यूपी बोला गया. क्यूपी देने से इसका टेम्परेचर कितने से बढ़ गया? 1 डिग्री सी से. और इसको जब हीट दिया गया सो दैट इसका भी टेम्परेचर 1 डिग्री सी से बढ़ जाए, तो इसको दिया गया क्यूवी. अब देखो, पी फॉर प्रेशर कांस्टेंट, मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड क्यूवी हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सॉलिड और लिक्विड के लिए मोस्ट ऑफ द केसेस में ये दोनों ऑलमोस्ट सेम होता है. थोड़ा बहुत वेरिएशन है, बट सॉलिड और लिक्विड को ऐसा नहीं कि बिल्कुल वेरी नहीं करता, वेरी करता है, बट दैट वेरिएशन इज नॉट सो डिफरेंस, मतलब लार्ज गैप नहीं है दोनों में. अगर यहां पे हमें ना 100 देना पड़ा होगा
तो हो सकता है यहाँ में 99 देना पड़े, ऐसा बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। तो मैंने दोनों को क्या मान लिया, सॉलिड और लिक्विड को अगर बात करो ना हीटिंग का, या सॉलिड और लिक्विड के सेम मास का टेम्परेचर सेम डिग्री सी से बढ़ाना है, 1 डिग्री सी से, इन ओपन सिस्टम एज वेल एज इन क्लोज सिस्टम, दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर और इन कांस्टेंट वॉल्यूम, उस केस में देखा गया कि दोनों ऑलमोस्ट बराबर है। मतलब कुकर के अंदर भी वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से बढ़ा है, जितना टाइम यहां लग रहा है ना लगभग उतना ही टाइम यहां लग रहा है। ऑल्दो आगे चल के डिफरेंस आता है, लेकिन इन द इनिशियल स्टेजेस हम मानते हैं। तो सॉलिड लिक्विड के लिए हीटिंग एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम डजंट मेक मच डिफरेंस। गुड टू गो। अब इसके पीछे रीजन तुम थोड़ा सोचना, मैं भी फिलहाल ये बता दूं कि सॉलिड और लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है। तुम कभी ऐसा नहीं कर सकते बच्चे कि अगर मैं तुम्हें 1 ग्लास वाटर दूं, अब बोलूं कि इसको प्रेशर लगा के हाफ ग्लास में चेंज कर दो, पॉसिबल है क्या? 1 ग्लास पानी दिया, बोले प्रेशर लगाओ और उसको हाफ ग्लास में चेंज कर दो, ऑलरेडी दे आर क्लोज इनफ, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आर क्लोजेस्ट। उसको फर्दर पास लाना, 1 ml अगर थोड़ा कम कर दिया तो चलेगा, 100 ml है तो 1 ml कम कर सकते हो, हाफ ml, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा चेंज, इनफाइनाइट प्रेशर लगाओगे तो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि हाफ हो जाए। तो सॉलिड और लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है, तो प्रेशर कांस्टेंट रखो या वॉल्यूम कांस्टेंट रखो, उसको जो एनर्जी देना है ना टू रेज द टेम्परेचर, वो सेम मिलेगा। लेकिन यही चीज देखो, एक ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम मतलब यहाँ पिस्टन लगा हुआ है, मान लो यहाँ 1 मोल गैस है, पिस्टन लगा हुआ है मतलब पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है, मान लेते हैं 1 atm, समझना बहुत अच्छा समझोगे। 1 मोल गैस है यहाँ पे और इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे पिस्टन नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे डायरेक्टली एकदम क्लोज है, यहाँ पे 1 मोल गैस है, पिस्टन नहीं लगा हुआ, रिजिड बाउंड्री है, समझ गए, रिजिड बाउंड्री है। दोनों जगह देख रहे हो क्या अंतर है, यहाँ पे भी हीटिंग चल रही है 1 मोल गैस का, और यहाँ भी हीटिंग चल रहा है 1 मोल गैस का। व्हेन 1 मोल गैस किसी भी टेम्परेचर पे है, मान लेते हैं दोनों का इनिशियल कंडीशन सेम है, इनिशियल कंडीशन सेम है मतलब P1 V1 T1, मोल तो सेम है ही, इस कंटेनर में जो अंदर गैस है उसका प्रेशर क्या है इनिशियली P1, और अगर पिस्टन रुका हुआ है तो बाहर का प्रेशर भी अंदर के बराबर है। यहां पर भी पिस्टन नहीं है तब भी प्रेशर तो लगेगा ना, अरे इंटरनल बाउंड्री पे प्रेशर लगेगा ना। यहाँ प्रेशर कितना है P1, यहाँ भी P1, अगर वॉल्यूम यहाँ 5 लीटर है, यहाँ भी इनिशियली कितना वॉल्यूम है 5 लीटर, इनिशियल टेम्परेचर 25, यहाँ पे टेम्परेचर 25, मतलब इनिशियली दोनों कंडीशन क्या है यहाँ पे P1 V1 T1, और यहाँ भी कितना है P1 V1 T1। अब मान लो इसको हम जब हीट दे रहे हैं, Q1 हीट दे रहे हैं और इसको Q2 हीट दे रहे हैं, इधर से दोनों जगह पे हमने क्या किया, हीट दिया, समझना, अभी डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। दिस इज कॉल्ड हीटिंग ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, पिस्टन तो ऊपर नीचे जा सकता है, वॉल्यूम कहाँ कांस्टेंट है, एंड दिस इज कॉल्ड हीटिंग ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पिस्टन मूव भी नहीं कर सकता, पिस्टन है ही नहीं, अरे ऐसा नो, यहाँ पे जैसे समझाया था ना सॉलिड या लिक्विड का हीटिंग, ये क्यों कौन सा केस था ओपन, जहां पिस्टन भी नहीं है तब भी बोल रहा हूँ कांस्टेंट प्रेशर है, क्यों, एयर वाला पिस्टन है, एयर ही एक पिस्टन का काम कर रहा है, अरे ऐसा नो। यहाँ पर मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये दोनों थोड़ा सा वेरी करता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं क्या मान लिया, दोनों बराबर है, क्लियर है। मतलब सॉलिड और लिक्विड को अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम पे, दिस डज नॉट मेक मच डिफरेंस इन द हीट, गेटिंग माय पॉइंट। अब मुझे बताओ, जब तुमने थोड़ा सा इसको हीट दिया Q1, तो मान लेते हैं इसका फाइनल P2 कितना है, P1 ही है, लेकिन V2 V1 के बराबर नहीं है। गौर करना क्या क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, T2 T1 + 1 है,
मतलब क्या चेंजेस आया जब तुमने Q1 अमाउंट ऑफ हीट दिया, Q1 अमाउंट ऑफ हीट दिया, तो देखो प्रेशर तो नहीं बदला। हीट देने के बाद भी प्रेशर वही है जो पहले था, लेकिन हीट देने के बाद वॉल्यूम थोड़ा सा बदल चुका है, और हीट देने के बाद इस पूरे गैस का टेम्परेचर भी 1 डिग्री से बढ़ चुका है। कितने से बढ़ चुका है? यहाँ पे देखो फाइनल, यहाँ पे इस केस में जब तुमने कितना दिया Q2, तब क्या हुआ देखो, V2 तो V1 के बराबर ही है, वॉल्यूम तो बदल ही नहीं सकता, वॉल्यूम नहीं बदला, P2 नॉट इक्वल टू P1, मतलब प्रेशर बदल गया। जैसे हीट दिया ना, पहले प्रेशर P1 है अंदर का, और हीट देने के बाद अंदर का प्रेशर P2 हो गया, जो P1 के बराबर नहीं है। और यहाँ पे देखो T2 ना बचे, T1 प्लस 1, यहाँ भी 1 डिग्री से बढ़ा है। तो बताओ तुम क्या कमेंट कर पाओगे Q1 और Q2 पे? Q1 और Q2 पे क्या कमेंट कर पाओगे? जैसे मैं क्वेश्चन पूछ देता हूं यहाँ पे। क्वेश्चन ये है पहला, Q1 इक्वल टू Q2, दूसरा Q1 ग्रेटर देन Q2, Q1 लेस देन Q2, कांट से, कैन नॉट से, है ना? दोनों बराबर बोल दें? सब लोग थोड़ा सोचिए अच्छे से बच्चे। एक क्वेश्चन आपके सामने रखा है ना? अभी जज्बात में ये बात जरूर लिख लेना इधर जब डायग्राम बनाओगे तो, कि हीटिंग ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर डज नॉट मेक मच डिफरेंस, है ना? जब ये डायग्राम बनाओगे तो वो लिख सकते हैं। लेकिन चलो अभी लिखने से पहले इधर वाले पार्ट में थोड़ा सा सोचिए, पहले अच्छे से सोचिए। देखो ये बड़ा अच्छा सवाल है बच्चे। मैंने ये बताया आपको कि सॉलिड को कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट करो या कांस्टेंट प्रेशर पे, ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ हीट देने से टेम्परेचर 1 डिग्री सी बढ़ जाएगा। ये यहाँ पे समझिए, अगर यहाँ 10 जूल दे रहे हो ना, 1 डिग्री सी बढ़ रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे, यहां भी लगभग 10 जूल देने से 1 डिग्री सी बढ़ जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सॉलिड और लिक्विड का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सी से बढ़ाना है एट कांस्टेंट वॉल्यूम एज वेल एज एट कांस्टेंट प्रेशर, अप्रोक्सीमेटली सेम अमाउंट ऑफ हीट इज नीडेड। किसके लिए? सॉलिड एंड लिक्विड के लिए। कोई पूछे ऐसा क्यों, बोलना अभी ये फैक्ट पता है, रीजन नहीं पता, ऐसे तो बोल सकते हैं फिलहाल के लिए। और रीजन में एक लाइन बोल सकते हो कि सॉलिड एंड लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड एंड लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल, उसको फर्दर कंप्रेस नहीं कर सकते, आप जानते हो। तो बस इतना लाइन बोल के आ जाना कि सॉलिड और लिक्विड का टेम्परेचर अगर सेम अमाउंट से बढ़ाना है, 1 डिग्री से या 10 डिग्री से, यहाँ भी 10 डिग्री बढ़ाना है, यहाँ भी 10 डिग्री बढ़ाना है, दोनों जगह पे ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा। गुड टू गो? पक्का? यहाँ 1 डिग्री से बढ़ाना है, यहाँ 1 डिग्री से बढ़ाना है। इसीलिए देखोगे तुमने, जब मैं सॉलिड लिक्विड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखाया तो वहां पे दो बातें नहीं लिखाया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ऐसा नहीं लिखाया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड एट कांस्टेंट प्रेशर, ये बातें नहीं, जनरल लिखा दिया। और जब मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन लिखाया तो वहां भी क्या लिखा? इट इज द हीट गिवन टू द सॉलिड और लिक्विड सो दैट टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय, वहां नहीं बोला था एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, याद करो। क्योंकि सॉलिड और लिक्विड का हीटिंग एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम डज नॉट मेक मच डिफरेंस। गुड टू गो? अब यहां पे क्वेश्चन आपके सामने आया, इसको चलो अच्छे से डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा फील कर लेते हैं इस बात को कि ऐसा क्या बात है कि गैस का हीटिंग कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम में अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। हाँ हाँ, लिख लो, हीटिंग ऑफ सॉलिड और लिक्विड at constant volume and pressure does not make much difference. Heating of solid and liquid at constant volume and constant pressure does not make much difference. इसका क्या मतलब है इस लाइन का? Same amount of heat is needed to raise the temperature of solid or liquid by 1 degree C या by delta T
एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। चाहे कांस्टेंट प्रेशर पे या कांस्टेंट वॉल्यूम पे सॉलिड लिक्विड को हीट करो, ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, so that temperature increases by same degrees. Good to go. चलो गैस के लिए अब यहाँ पे ये क्वेश्चन फिर से एलोबरेट करता हूं मैंने बोला Q1 हीट दिया 1 मोल गैस को और यहाँ Q2 हीट दिया 1 मोल गैस को। Q1 हीट जैसे ही दे रहे हैं 1 मोल गैस को, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सी से बढ़ जा रहा है, लेकिन फर्क ये है कि ये 1 मोल गैस कांस्टेंट प्रेशर पे है, एक पिस्टन भी लगा हुआ है। गुड टू गो। और यहाँ पर जब मैं हीट दे रहा हूँ 1 मोल गैस को, क्लोज कंटेनर है, दोनों जगह गैस भी मान लो सेम है, यहाँ N2 है तो यहाँ भी N2 है, इनिशियल कंडीशन सब सेम है, दिख रहा है P1 V1 T1 P1 V1 T1, मोल्स भी सेम है, लेकिन यहाँ Q1 दे रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे और यहाँ Q2 दे रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे। दोनों जगह पे हीट देने के बाद फाइनल टेम्परेचर कितना हो रहा है, जैसे 25 डिग्री से इनिशियल है 25 तो 26 हो जा रहा है, कितने हो रहे हैं 26 डिग्री सी 26 डिग्री सी। अब ये क्वेश्चन है कि Q1 Q2 कंपेयर करो, तो तुम्हारे दिमाग में ऐसा आता है कि सर जब टेम्परेचर सेम बढ़ा है तो ऑब्वियसली यहाँ भी उतना ही हीट दिया होगा जितना यहाँ दिया है। बहुत लोगों ने बोला फर्स्ट आंसर है, बोला, बट इसका एक्चुअल आंसर है सेकेंड, फर्स्ट नहीं। समझ गए? अब रीजन बताता हूं क्या है। अगर आप 1 मोल गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करोगे, एक पिस्टन लगा हुआ है कांस्टेंट प्रेशर पे, फील करना थोड़ा बातों को, है ना, फिजिक्स जैसा है, केमिस्ट्री नहीं है, विजुलाइज भी हो जाएगा, ठीक है। जब 1 मोल गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करोगे तो जो भी हीट दोगे उससे इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि हीट दे रहे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि मॉलिक्यूल का जो थर्मल एनर्जी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और थर्मल एनर्जी से हर मॉलिक्यूल की स्पीड डिसाइड होती है। तो तुम जैसे हीट दिए हर मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से अंदर का प्रेशर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले जिस मोमेंटम के साथ टकरा रहा था पिस्टन से, अब उससे ज्यादा मोमेंटम के साथ कोलाइड करेगा। अरे यस नो? तो अंदर के पिस्टन का अगर प्रेशर बढ़ा, बाहर का प्रेशर तो कांस्टेंट है। पहले पिस्टन क्यों रुका हुआ था, बिफोर हीटिंग पिस्टन क्यों रुका हुआ था, ये दोनों प्रेशर बराबर था, लेकिन जैसे हीटिंग शुरू किया अंदर का प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ, तो पिस्टन धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर जाएगा, सच दैट मतलब उतना ही ऊपर हो लेगा, फिर से अंदर बाहर की प्रेशर सेम, थोड़ा सा पिस्टन ऊपर गया, बाहर फिर से प्रेशर, लेकिन पिस्टन जब ऊपर गया तो वॉल्यूम तो बदल गया ना। तो पहले जो वॉल्यूम था 5 लीटर भी वही है क्या? नहीं, अब वॉल्यूम हो गया है 5.1 लीटर, ऐसा थोड़ा सा तो पिस्टन ऊपर गया ना। पता है पिस्टन अगर ऊपर नहीं जाता तो प्रेशर भी बढ़ जाता, प्रेशर बढ़ जाता, समझना। पिस्टन ऊपर गया, इसके वजह से अंदर का प्रेशर फिर से किसके बराबर हो गया है, एक्सटर्नल, तभी तक एक्सपेंशन होगा ना जब तक प्रेशर डिफरेंस है। जैसे ही पिस्टन ऊपर गया प्रेशर डिफरेंस खत्म हो गया। तो यहाँ जो हीट दे रहे हो, जो सिस्टम यहाँ हीट ले रहा है 1 मोल गैस, उस हीट का थोड़ा सा पार्ट वो वर्क भी कर रहा है, समझे? जो हीट दे रहे हो उसका थोड़ा सा पार्ट वो क्या कर रहा है, वर्क भी कर रहा है। लेकिन यहां बताओ, जो हीट दिया अंदर का गैस का प्रेशर तो बढ़ेगा, लेकिन वो पिस्टन को, बाहर तो पिस्टन तो है ही नहीं, क्या वो एक्सपेंड कर देगा क्या? रिजिड बाउंड्री है, उसकी पावर बहुत ज्यादा है, बाउंड्री कैसे तोड़ सकता है वो? अरे यस नो? तो यहाँ अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क डन क्या है, यहाँ पे वर्क हमने अच्छा से पढ़ा है, वर्क डन क्या है, वर्क कुछ हुआ नहीं, वॉल्यूम बदला ही नहीं, तो वर्क क्या हो गया, जीरो। यहाँ वर्क हुआ ही नहीं, मतलब जो भी हीट दोगे वो पूरा का पूरा हीट सिस्टम जो है टेम्परेचर बढ़ाने में यूज करेगा, पूरा का पूरा हीट सिस्टम टेम्परेचर बढ़ाने में यूज करेगा। मेरी बात आ रही है समझ में, क्या बोल रहा हूँ? पक्का? लेकिन यहाँ जो हीट दिया वो दो जगह पे यूज हुआ, टेम्परेचर भी बढ़ाया और थोड़ा सा पार्ट सिस्टम ने वर्क भी कर लिया, थोड़ा सा पार्ट सिस्टम ने वर्क भी कर लिया। अब बताओ दोनों जगह पे 10 जूल देते हैं, सोचो
क्या होने वाला है? अगर दोनों जगह पे 10 जूल दे तो क्या होने वाला है? सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने में, क्योंकि यहाँ सिस्टम वर्क तो नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ 10 जूल का कुछ पार्ट कहाँ चला जाएगा? वर्क में। अरे यस नो। और कुछ ही पार्ट किस में यूज होगा? टेम्परेचर बढ़ाने में। तो बताओ सेम अमाउंट ऑफ हीट देने से कहाँ टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा? उधर ज्यादा बढ़ेगा ना? अरे यस नो। पक्का? क्योंकि यहाँ 10 जूल का 10 जूल पार्ट किस में यूज हुआ है? यहाँ 10 जूल का कुछ पार्ट ही टेम्परेचर में यूज हुआ, कुछ पार्ट तो वर्क में यूज हुआ। यस नो। अब बताओ दोनों जगह पे सेम टेम्परेचर बढ़ा है, इसका मतलब यहाँ हीट ज्यादा दिया होगा ना, क्योंकि 10 जूल देने से यहाँ ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। मान लो 10 जूल से यहाँ 1 डिग्री सी बढ़ गया, क्या 10 जूल से यहाँ 1 डिग्री सी बढ़ेगा? नहीं, यहाँ और हीट देना पड़ेगा। अरे यस नो। और हीट देना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पे कैलकुलेशन बोलता है लगभग 18 जूल देना पड़ेगा, ऐसे रफली बता रहा हूँ। 18 जूल यहाँ देंगे तब जाके टेम्परेचर कितने से बढ़ेगा? 1 डिग्री से। समझ में आया? सिस्टम यहाँ पे वर्क कर रहा है, इसलिए यहाँ ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट इज नीडेड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सी। यहाँ सिस्टम वर्क ही नहीं कर रहा है, लेस अमाउंट ऑफ हीट इज नीडेड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सी, एंड दिस इज कॉल्ड सीपी। वही डेफिनेशन लिखा है अभी। सीपी इज द हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड दिस इज कॉल्ड सीवी। हीट नीडेड to raise the temperature of 1 mole of gas by 1 degree C at constant। और मैं बताऊं आगे प्रूफ करके बताऊंगा, Cp माइनस Cv जो होता है वो R होता है। Cp माइनस Cv क्या होता है? R होता है। Cp माइनस Cv R होता है। ये क्या है? हीट गिवन टू 1 मोल ऑफ आइडियल गैस so that temperature changes by 1 degree C at constant pressure। और ये क्या है? आर का वैल्यू पता है 8.314 जूल होता है, सुना है कभी? तो देखो लगभग में जो सीपी है उससे 8 जूल ज्यादा होगा, सॉरी जो सीवी है उससे 8 जूल ज्यादा होगा सीपी। सीपी इक्वल टू क्या लिखोगे? सीवी प्लस आर। इसीलिए मैंने लगभग वहां 10 लिखा है तो 18 लिखा है। अब समझे? सीवी अगर 10 लिखा है तो यहाँ क्या लिखा है? 18.314 लिखना पड़ेगा। मैंने सिर्फ 18 ही लिख दिया समझाने के लिए आपको। So always more heat is needed to raise the temperature of gas at constant pressure, and same gas needed less heat at constant volume। थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखिए इस बात को, जल्दी जल्दी क्विक। Why Cp is greater than Cv, इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कीजिए। For gas, why Cp is greater than Cv, है ना? तो यहाँ पे तुम थोड़ा बहुत इस तरह से लिख सकते हो, when we heat the gas at constant pressure, है ना, system can do some work also, है ना, whatever heat taken by the system not completely converted to temperature, to raise in temperature, but some amount of heat is used to move the piston up। समझ में आ रहा है? लिखो अपने लैंग्वेज में, लिखो अच्छे से, जरूर नहीं कि मैं ही लिखा हूं, तुम अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। हाँ, सेम अमाउंट ऑफ हीट अगर हम दे रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी हीट दिया वो पूरा हीट यूज हो गया टू रेज द टेम्परेचर, बट कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट दिया वो पूरा का पूरा हीट टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं गया, उसका कुछ पार्ट हीट जो दिया हमने कांस्टेंट प्रेशर पे उसका कुछ पार्ट पिस्टन को ऊपर पुश करने में गया। आ रहा है समझ में? तो थोड़ा अपने लैंग्वेज में लिखिए ताकि फ्यूचर में ये बात समझ में आ जाए या आप किसी और को भी एक्सप्लेन कर पाओ ये वाला पार्ट। ठीक है, बोलो। एक बार तो डायरेक्ट नीट में ये सवाल पूछा, सीपी और सीवी में रिलेशन बताओ। चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा था कि सीवी इक्वल टू सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर, एक ही ऑप्शन ऐसा था। समझ गए ना? मैं फिर से बोल रहा हूं, वाई सीपी ग्रेटर देन सीवी, ये क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर लीजिए फॉर गैस,
है ना। लग रहा है आप नहीं लिख पाओगे तो आप रिकॉर्डिंग देख के भी लिखो, लेकिन लिखना जरूरी है आपको। मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया है। आपको लग रहा है एक बार और सुन के ही लिख पाएंगे, तो एक बार रिकॉर्डिंग देख के करिए, कोई दिक्कत नहीं। नाउ सी, साइलेंस साइलेंस। ये बताओ, अगर अनन्या बताओ, अगर 1 मोल गैस है कांस्टेंट प्रेशर पे, पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है ना, बताओ कितना हीट दें ताकि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सी से बढ़ जाए। सीपी देना पड़ेगा, वेरी गुड। सीपी कोई वैल्यू है बच्चे, एनर्जी 18 जूल 20 जूल ऐसे। अच्छा बताओ, यहीं पर अगर सेम कंडीशन पे n मोल गैस होता तो, n मोल गैस होता, अगेन पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है, तब कितना एनर्जी दें, कितना दे सो दैट 1 डिग्री सी से बढ़ जाए। 1 मोल गैस को सीपी देना पड़ा, n मोल गैस है। हाँ बोलो, कितना देना पड़ेगा, n इंटू सीपी। 1 मोल गैस के लिए सीपी देना पड़ रहा है, तो n मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से बढ़ाना तो कितना देना पड़ेगा, एनसीपी। एनसीपी। अच्छा, इसी 1 मोल गैस का 2 डिग्री सी से बढ़ाना है तो n मोल गैस का 2 डिग्री सी से बढ़ाना है 2 एनसीपी। 3 डिग्री सी से बढ़ाना है 4 डिग्री सी से बढ़ाना है डेल्टा टी से बढ़ाना है। वेरी गुड। तो क्यू क्यूपी का जो फॉर्मूला है देखो, प्रूव हो गया, एनसीपी डेल्टी। क्या फॉर्मूला है, हीट गिवन टू n मोल ऑफ गैस having molar heat capacity at constant pressure is Cp, so that temperature changes by delta T। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब n मोल गैस का टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाना हो कांस्टेंट प्रेशर पे। यूज दिस फॉर्मूला ऑफ हीट, है ना, व्हेन you have to raise the temperature of n mole of gas by delta T at constant pressure। आया समझ में, कैसे यूनिटरी मेथड से डिराइव हुआ समझ में आया। फिर से आप देख लो, 1 मोल गैस के लिए कितना एनर्जी चाहिए एट कांस्टेंट प्रेशर, सीपी चाहिए, तो 2 मोल के लिए 2 सीपी, n मोल के लिए एनसीपी। एनसीपी अगर n मोल गैस को एनर्जी दे दिया तो टेम्परेचर कितने से बढ़ जाएगा इसका, 1 से ना। अरे n मोल गैस को एनसीपी दे रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, यूनिटरी मेथड भी नहीं पल्ले पड़ रहा है तुम लोगों को। 1 मोल गैस के लिए सीपी चाहिए, 2 मोल गैस के लिए सीपी क्या चाहिए, 1 मोल गैस के लिए सीपी क्या है, कितने टेम्परेचर के लिए, 1 डिग्री के लिए। 1 मोल गैस को सीपी देंगे तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाएगा। 2 मोल गैस होगा तो उसको 2 सीपी देना पड़ेगा, पर मोल सीपी सीपी, तो 1 मोल का फिर से 1 डिग्री और रिमेनिंग 1 मोल का भी 1 डिग्री से बढ़ेगा। मतलब 2 मोल गैस को अगर 2 सीपी दोगे तो पूरे 2 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से बढ़ेगा। n मोल गैस को कितना एनर्जी दें सो दैट 1 डिग्री सी से बढ़े, एनसीपी। गुड टू गो। उसी 1 मोल गैस को कितना एनर्जी दे दें सो दैट अब 2 डिग्री सी से बढ़े, 2 डिग्री सी से बढ़े, 1 डिग्री सी से। ये जब दे रहे हो ना बच्चे, तो डेल्टा टी कितना है, 1 है, लेकिन अब 2 डिग्री सी से बढ़ाना है, 5 डिग्री सी से बढ़ाना है, डेल्टा टी से बढ़ाना है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द गैस। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब n मोल गैस का टेम्परेचर कितने से बढ़ाना है, एट कांस्टेंट हैविंग स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस इट्स Cp। सीख जाओ यार प्लीज। हमने ये इसी तरह से वो फॉर्मूला डिराइव किया था, ms डेल्टा डी। कल जो सॉलिड लिक्विड के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था, वहां भी क्या था, ms डेल्टा टी। याद करो, आ रहा है समझ में, वेरी गुड। लिखो जल्दी लिखो, क्विक क्विक क्विक, जल्दी लिखो।
क्या फॉर्मूला लिख देंगे, अब समझ में आ रहा है? हीटिंग ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, व्हाट विल बी द फॉर्मूला? तुम दोनों को अलग बैठाऊंगा अभी मैं, क्लास में बातें नहीं कर सकते प्लीज। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, फिर से बोलो। n मोल गैस का टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाना है एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो ना यहाँ पे भी QP लिखा है, दिख रहा है, मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, and Cp is the molar heat capacity at constant pressure। अब बताओ, यहीं पर सेम यूनिटरी मेथड से एक फॉर्मूला और लिख देता हूं, देखो ध्यान दो। अगर यहाँ पे 1 मोल गैस है, वॉल्यूम फिक्स है जी, वॉल्यूम फिक्स है, रिजिड बाउंड्री, इसको CV दे रहे हैं, क्या हो जाएगा? 1 मोल गैस है कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और इसको CV दे रहे हैं, तो इसका टेम्परेचर कितने से बढ़ेगा? यही कंटेनर में अगर n मोल गैस होता, अगेन वॉल्यूम फिक्स है, तब कितना देना पड़ता, सो दैट इज टेम्परेचर चेंजेस बाय NCV। वेरी गुड। अब 2 डिग्री सी से बढ़ाना है, 2 डिग्री सी, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं QV इक्वल टू NCV। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब आप n मोल गैस का टेम्परेचर डेल्टा T से बढ़ाना चाहते हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पता है सॉलिड लिक्विड के लिए ऐसा 2 फॉर्मूला नहीं पढ़ा, सॉलिड के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ा था, Q इक्वल टू MS डेल्टा T। यहाँ पे देख रहे हो QP QV नहीं लिखा सॉलिड लिक्विड के लिए, क्योंकि मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सॉलिड लिक्विड को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करो या कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ हीट चाहिए टू रेज द टेम्परेचर बाय डेल्टा T। लेकिन गैस के लिए हीटिंग एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीटिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल मेक मच डिफरेंस। क्लियर है? कंडीशन बदल जाते हैं, मैं बता रहा हूं, है ना? तो ये फॉर्मूला जो आया QP इक्वल टू NCP डेल्टा T, आगे चल के मैं बताऊंगा इसी को हम लोग डेल H बोलते हैं और इसी को डेल E भी बोलते हैं, अभी फिलहाल लिख के रख लो। लेकिन ये दोनों फॉर्मूला किसके लिए लगता है बच्चे? गैस के लिए, है ना? QP इक्वल टू NCP डेल्टा T एंड QV इक्वल टू NCV डेल्टा T। ठीक है, आगे चल के बताएंगे, इसी को चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? हीट के बारे में और भी बातें हैं, एक पेज, लेकिन पहले यहाँ पे लिख लो साइन कन्वेंशन फॉर हीट। हो गया? यहाँ तक हो गया? साइन कन्वेंशन फॉर हीट, है ना? देखो, वर्क के लिए साइन कन्वेंशन क्या था, नाइसा बताओ। वर्क के लिए याद है? व्हाट इज द साइन कन्वेंशन फॉर वर्क? वर्क डन ऑन द सिस्टम का दूसरा नाम? नहीं, कंप्रेशन। वर्क डन ऑन द सिस्टम मीन्स कंप्रेशन, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, दैट इज एक्सपेंशन। उसी तरह से दोनों चीजें यहाँ पे बता देता हूँ। मान लो ये सिस्टम है, अगर इस पे वर्क हो रहा है तो पॉजिटिव, सिस्टम वर्क कर रहा है सराउंडिंग पे तो नेगेटिव। ये पहले बता दिया। इसका मतलब होता है कंप्रेशन और इसका मतलब होता है एक्सपेंशन, राइट? उसी तरह सिस्टम अगर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो प्लस, एब्जॉर्ब्स हीट। अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम सराउंडिंग तो उसको प्लस लेना है, और सिस्टम अगर हीट रिलीज कर रहा है, एरो साइन हो रहा है, सिस्टम से हीट बाहर जा रहा है, सराउंडिंग में जा रहा है ना? हीट क्या हो गया?
रिलीज्ड, तो इसको हम क्या मानते हैं साइन कन्वेंशन? सिस्टम पे वर्क हो या सिस्टम हीट ले फ्रॉम सराउंडिंग, सिस्टम पे वर्क हो फ्रॉम सराउंडिंग या सिस्टम हीट ले फ्रॉम सराउंडिंग, दोनों पॉजिटिव। सिस्टम वर्क करे ऑन द सराउंडिंग या सिस्टम हीट रिलीज करे टू द सराउंडिंग, दोनों क्या होगा? नेगेटिव। यहाँ एब्जॉर्ब और हीट रिलीज को हम एक्सपेंशन कंप्रेशन के टर्म्स में नहीं बोलते, डायरेक्टली हम बोलते हैं कि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है या रिलीज, दो अलग अलग वर्ड नहीं। लेकिन वर्क डन ऑन द सिस्टम का दूसरा नाम कंप्रेशन भी है, यहाँ पे दो वर्ड है। वर्क डन बाय द सिस्टम का दूसरा नाम एक्सपेंशन भी है। एक्सपेंशन वर्क या वर्क डन बाय द सिस्टम, दोनों केस को हम नेगेटिव बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जब भी होगा ना तो ऐसा लिखा है हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, तो हमें साइन कन्वेंशन में क्या लेना है? 3-4 क्वेश्चन इसी से बनने हैं, हीट के साइन कन्वेंशन से, सीधे ध्यान दे दें। यहाँ पे भी अभी क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। अब एक पेज 1.5 पेज छोड़कर लिखो इंटरनल एनर्जी, ये लिखना था, लिखा ना? लिखो तो जल्दी लिखो। साइन कन्वेंशन फॉर हीट है ना, हीट एंड वर्क दोनों साइड में ही लिखा दिया बैक टू बैक, जल्दी लिख लीजिए इसको। देखो हमारे पास 45 मिनट है और मैं चाहता हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस कराना, ठीक है, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि इंटरनल एनर्जी का थ्योरी में टाइम जाता है, थोड़ा इंटरनल एनर्जी का थ्योरी बचा हुआ है। तेरे पास रिमोट है? पास करो, पास करो। 26-25 रहने दो। डन, पीछे का बंद कर दो, नीचे ये सिर्फ ये भी बंद हो गया। चलो यही करते रहेंगे, एग्जाम का कल कोई टेंशन ही नहीं। एसी ऑन, एसी ऑफ हो गया, ये ऑन है, ऑन है। खड़े होकर ऑन कर दो यार। लिख लिया ये? लिखिए इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी आपको याद होगा, इसको ना ई या यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं बता दूं, मैं थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स को 1 by 1 पढ़ाते जा रहा हूं, है ना। एन, वी, टी, पी, ये सब बहुत पहले पढ़ा है, फिर मैंने वर्क पढ़ा है, फिर हीट पढ़ा है ना। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इंटरनल एनर्जी, फिर इंथैल्पी आएगा, फिर एंट्रोपी, फिर गिब्स एनर्जी, ऐसे ही चलेगा सीक्वेंस। तो इन सब के बारे में, इसके कन्वर्जन के बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी में गैस लॉज पढ़ने और उसके क्वेश्चंस करने हैं, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गै-लुसैक्स लॉ, पीव-गॉर्डन-आर्टी, उस पे क्वेश्चंस एंड ग्राफ। इसको मैंने जितना कराया उतना काफी है, लेकिन उसके सारे पॉइंट्स अगर याद नहीं हैं तो थर्मोडायनेमिक्स में दिक्कत आएगी। सब पॉइंट्स याद होनी चाहिए। फ्री एक्सपेंशन में क्या था, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या था, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, रिवर्सिबल, सब कुछ पढ़ा है ना इसमें। उस तरह हीट में भी बहुत कुछ पढ़ाया है कल और आज में। जितने पॉइंट्स पढ़ाए कम से कम उतना तो याद होना चाहिए। हालांकि एक पेज मैंने छोड़ने बोला तो इसमें कुछ पॉइंट्स और आगे ऐड होंगे, अभी नहीं, आगे, है ना। अब मैं इसके पॉइंट्स वगैरह क्लियर करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने फिर बोला है, जब भी आप थर्मोडायनेमिक्स का शॉर्ट नोट बनेगा आपका, तो हर पैरामीटर पे 10 से 20 पॉइंट लिखने हैं और उसको रटने हैं हर पैरामीटर पे, समझ गए? तब जाके समझो कि थर्मोडायनेमिक्स तुम्हारा सही चल रहा है। तो सीक्वेंस आप समझ लो कि हीट पे भी बात हो गई है। हीट एंड वर्क जो है पाथ फंक्शन है, ये अगर मैंने नहीं लिखा है तो उधर लिख लेना, हीट इज पाथ फंक्शन।
वर्क इज पाथ फंक्शन तो लिखाया है मुझे ध्यान में, लेकिन हीट पाथ फंक्शन ये नहीं लिखा है, वो लिख लेना कहीं पे, है ना? ठीक है। और हीट एक्सटेंसिव है इंटेंसिव है? तो एक्सटेंसिव है, डिपेंड करता है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव है, बट हीट कैपेसिटी सीपीसीवी एक्सटेंसिव है इंटेंसिव है? सीपीसीवी इंटेंसिव पर मोल डिफाइंड है ना, 1 मोल N2 गैस का सीपी फिक्स है, सीवी भी फिक्स है। पता है रिसर्च हो रखा है इस लेवल पे, मैंने वैल्यूज नहीं लिखा अभी तक, लेकिन रिसर्च इस लेवल पे हो चुका है कि पर मोल गैस का सीपी और सीवी क्या है, 1 मोल गैस का सीपी और सीवी क्या है। जो वो पेजेस मैंने छोड़ने बोले ना बच्चे, वो इसलिए बोले क्योंकि आगे चल के यहाँ पे आपको दिखेगा, एक टेबल दिखेगा यहाँ पे, देखो यहां से मैं पढ़ाना शुरू किए, मतलब ये वाला पार्ट 84 पेजेस, अगर मॉड्यूल है तो आप देख सकते हो। यहाँ पे हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सब डेफिनेशंस है। आप चाहो तो आज जो पढ़ा उसमें 84 पेजेस पढ़ना शुरू करो। इसमें देखो यहाँ पे एक्सप्रेशंस है, फिर यहाँ पे रिलेशंस है आगे, और यहाँ पे देखिए कुछ गैस है जिसका क्या लिखा हुआ है वैल्यूज, रिसर्च हो चुका है थर्मोडायनेमिक्स में। अगर आप 85 पेज देखोगे तो मोनो एटॉमिक गैस का सीपी कितना होता है, 5R/2, यहाँ लिखा हुआ है। ये टेबल भी घर पे चाहो तो आज लिख सकते हो, जो पेजेस वगैरह छोड़ा है ना वो इसी के लिए छोड़ा है। डायटोमिक का सीपी सीवी दोनों लिखा हुआ है, ट्राइटोमिक गैस का भी लिखा हुआ है। तो ये फ्यूचर में पढ़ाना है, इसलिए मैंने अभी होल्ड पे रखा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मैंने बोला ना कि वर्ल्ड में जितने भी सॉलिड लिक्विड, उसको पर ग्राम का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी ने कैलकुलेट किया है लैब में एक्सपेरिमेंटली। 1 ग्राम आयरन को 1 डिग्री सी बढ़ाना है तो कितना चाहिए, वो एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। अरे समझ रहे हो, 1 ग्राम आयरन का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से बढ़ाना है तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। उसी तरह 1 मोल N2 गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से बढ़ाना है, लेकिन गैस है तो वहां पे मेंशन रहेगा कांस्टेंट प्रेशर। तो ऐसा देखा गया है कि अगर 1 मोल N2 है, रिसर्च देखो, रिसर्च क्या बोल रहा है, 1 मोल N2 गैस है तो इसका सीपी जो है वो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 7R/2, और सीवी जो है वो है 5R/2। अब समझना, ये R का वैल्यू रख के तुम चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो बच्चे, इतना एनर्जी चाहिए जूल में। अगर 1 मोल N2 गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से बढ़ाना है तो थर्मोडायनेमिक्स में लैब में एक्सपेरिमेंट हो रखा है। तुम दोनों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, एक काम करो सर, उठो वहां से, उठो 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 उठो। हाँ बच्चे इधर आ जाओ, इधर, हाँ अब इधर बैठो और इधर सुनो अच्छे से। अगर आप 1 मोल N2 गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से बढ़ाना चाहते हो तो थर्मोडायनेमिक्स में ये एक्सपेरिमेंट हो रखा है। मैं बताऊं, थर्मोडायनेमिक्स इस सेंस में बहुत इजी चैप्टर है। क्यों? क्योंकि लैब में जाके तुमको कैलकुलेट नहीं करना है, लैब का डेटा आपके पास है, उसको यूज करके दूसरा डेटा बताना है। अब मान लो तुमको 1 मोल N2 गैस को अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करना है तो उसका एनर्जी दिया हुआ है। अब तुमसे पूछेगा 5 मोल गैस के लिए बताओ, मेरे बात समझ, कैसे इजी है थर्मोडायनेमिक्स, वैल्यूज दिया हुआ है ना। 10 मोल गैस के लिए बताओ, इसका 10 टाइम्स, बोलेगा नहीं 10 मोल गैस का 10 डिग्री सी से बढ़ाना है तो इसका 10 टाइम्स और फर्दर 10 करेंगे, एनसीपी डेल्टा टी, एनसीपी सीपी ये है डेल्टा टी। नहीं लगता इजी है? तो आपको ना मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, इन सब का, ट्राइएटॉमिक का जो सीपी सीवी है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, और नहीं दिया है तो ये टेबल रटना पड़ेगा कि मोनो एटॉमिक कोई भी गैस हो, आर्गन, हीलियम, नियॉन, सबके लिए सीपी सीवी फिक्स है पर मोल। तो ये टेबल आप कहीं पे एडजस्ट कर लीजिएगा फिलहाल के लिए। मैं बोल रहा हूँ 85 और 84 और 85 पूरा पेज पढ़ो। इवन 85 का ये वाला पार्ट तो पहले ही होमवर्क था, वर्क वाला पार्ट याद करो। 85 में देखो ना यहाँ लिखा है वर्क इन डिफरेंट प्रोसेसेस, याद करो। 85 86 हमने कभी क्लास में पढ़ाया है, जब वर्क पढ़ा रहे थे तो ये सब बहुत ज्यादा नहीं समझ में आया था, लेकिन आपको पढ़ा तो है अपने ये पेजेस। गुड टू गो। तो उसी तरह से अब बात हो जाता है, जब हमने हीट के बारे में समझ लिया तो अब हमें क्या समझना पड़ेगा, इंटरनल एनर्जी।
किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी का क्या मतलब है ना? करें, डिस्कशन करें। देखो, मोस्टली सिस्टम में तुम सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मैं एक गैसियस सिस्टम का बात करता हूं। मान लेते हैं यहाँ पे गैस है, पिस्टन वगैरह लगा हुआ है, गैस है, उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बोलो। इन सारे मॉलिक्यूल का इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है? व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी? बताता हूं, अब समझना। इंटरनल एनर्जी का मतलब है हर मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी का समेशन, मतलब काइनेटिक एनर्जी 1 2 3, जितने भी मॉलिक्यूल हैं सबका काइनेटिक एनर्जी का समेशन। हर मॉलिक्यूल अपनी अपनी स्पीड से चल रहा होगा, u1 u2 ऐसे चल रहा होगा। हर मॉलिक्यूल का अपना मास होगा, u3, हर मॉलिक्यूल का अपना मास होगा। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी, सेकंड का काइनेटिक, थर्ड का काइनेटिक एनर्जी। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे 1/2 m u1 स्क्वायर, रिएक्शन हो। इसको लिख सकते थे 1/2 m u2 स्क्वायर एंड सो ऑन। इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी गैसियस सिस्टम और एनी सॉलिड लिक्विड, कुछ भी बोल सकते हो, मोस्टली गैसियस सिस्टम, is sum of kinetic energy of all the molecules plus potential energy between all the molecules। वर्क डन नहीं, समझो पहले जो जो बोल रहा हूं। हर दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल कर रहा है, अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रिपल्सन से पोटेंशियल एनर्जी भी कम्स इनटू द पिक्चर। जैसे अगर मैं बोलूं अर्थ के पास कितने तरह का एनर्जी है, तो जो घूम रहा है उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी है, सन और अर्थ के बीच में पोटेंशियल एनर्जी, अट्रैक्शन भी तो है ना, अट्रैक्शन रिपल्सन। दो मॉलिक्यूल ए और बी, क्या, या ए और ए, मान लो यहाँ सेम टाइप का मॉलिक्यूल है, तो क्या उसके बीच में थोड़ा बहुत भी अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं होगा? होगा ना। अरे ऐसा नो, इंटरनल एनर्जी इज सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी पोजेस बाय द सिस्टम, सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी पोजेस बाय सिस्टम। देखो इसके बाद यहां क्या लिख रहा हूं, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, कॉन्फिगरेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ब्ला 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 ब्ला, जितना सोच सकते हो सब, कुछ नहीं छोड़ना है। अगर मॉलिक्यूल अपने एक्सिस पे स्पिन कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो रोटेशनल एनर्जी। जैसे मान लो यहाँ पे H2 है सपोज, तो दो H एटम के बीच में बॉन्ड होगा, तो ये बॉन्ड के अबाउट रोटेट भी कर सकता है, तो हम बोलते हैं रोटेशनल एनर्जी। अच्छा, इस बॉन्ड को अगर तुम स्प्रिंग जैसा मान लो और ये दोनों बॉक्स सिस्टम मान लो, तो वाइब्रेट होगा, वाइब्रेशनल एनर्जी। इस बॉन्ड का अपना खुद बॉन्ड एनर्जी है, इन दोनों का न्यूक्लियस है, उसका न्यूक्लियर एनर्जी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, उसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। मेरी बात समझ रहे हो? मान लो मैं बोलूं कि एज ए सिस्टम मेरा इंटरनल एनर्जी क्या है, तो मेरे एक एक टिश्यू, एक एक सेल, सबका एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे हो ना? कुछ नहीं छोड़ सकते, हर एनर्जी को ऐड कर दो, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। क्या डेफिनेशन है, समझ गए? थर्मोडायनेमिक्स जैसा डेफिनेशन बनाया गया है, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम। नहीं कर सकते कैलकुलेट, पॉसिबल ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो छूटेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ ना कुछ छूट जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, एंड पता है उसका जरूरत भी नहीं है। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, नेदर बी कैलकुलेटेड, नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो। हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए भी नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए पहले डेफिनेशन लिखेंगे इंटरनल एनर्जी का। जल्दी लिखिए, आप चाहो तो मॉड्यूल देख के भी लिख सकते हो, जहां पे इंटरनल एनर्जी है। पेज नंबर है आपका 81, लिखो। Internal energy of a system is defined as the sum of different energies associated with its atoms and molecules
sum of different energies associated with its atoms and molecules like potential energy, kinetic energy, rotational energy, vibrational energy, electronic energy, bond energy, nuclear energy, etc. अब मॉड्यूल में देखो लिखा हुआ है सारी चीजें, है ना? क्या लिखा है? इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज द सम ऑफ डिफरेंट एनर्जीज associated with its atoms and molecules like potential energy, kinetic energy, rotational, vibrational, electronic, bond energy, nuclear energy, etc. समझे? क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो. It is impossible to calculate exact value of internal energy of any system. It is impossible to calculate exact value of internal energy of any system. लिखा है, we can never find out the absolute value of internal system. पॉइंट में लिखा हुआ है, अब देखो लिखा है ना, है ना? It is also not required. एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते और रिक्वायर्ड जरूरत भी नहीं है ना. इट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड. बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आगे लिखो, बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम, but change in internal energy of any system during a thermodynamic processes, but change in internal energy, del E लिख सकते हो, है ना? But change in internal energy of any system, that is del E, during a thermodynamic process can be calculated using first law of thermodynamics, FLOT, फ्लॉट भी बोल सकते हो, यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. मैं समझाता हूं क्या है फर्स्ट लॉ, है ना? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फुल स्टॉप लिखो. इन लेबोरेटरी बॉम्ब कैलोरीमीटर, हाँ BOME, बॉम्ब कैलोरीमीटर is used to calculate daily at constant volume. इसके बारे में और बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल लिख के रख लीजिए. इन लेबोरेटरी बॉम्ब कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू कैलकुलेट, है ना, डेली फॉर एनी रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम. लिखा हुआ है, वो पॉइंट भी लिखा हुआ है, पढ़िए पहले. 81 पेज के स्टार्टिंग में ही वो सारी बातें लिखी हुई है ना? ये लिख लो यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है. इस तरह का डायग्राम बनाइए. इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, है ना? देख रहे हो, कोई मॉलिक्यूल नहीं छोड़ रहे हैं, कोई एटम नहीं छोड़ रहे हैं. हर मॉलिक्यूल, हर एटम की काइनेटिक एनर्जी का समेशन, हर एटम, हर मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी का समेशन. क्लियर है? जैसा डेफिनेशन है, एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे. क्या समझ में आ रहा है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी कोई पूछे इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम का क्या मतलब है, तो आपको ये बातें एग्जैक्टली इसी अंदाज में लिखनी है कि सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी पोजेस बाय द सिस्टम. हर इंडिविजुअल एटम मॉलिक्यूल की क्या काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ कौन सा वाला पार्ट है पोटेंशियल, समझ में आता है? द मॉलिक्यूल में अट्रैक्ट रिपेल ईच अदर, उसके वजह से भी एक इंटरेक्शन एनर्जी है ना. बोलो क्या? मान लो सोलर सिस्टम में एनर्जी का बात करें तो सन की एनर्जी, हर प्लैनेट और सन की एनर्जी ऐड करो, दो प्लैनेट के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल, उसको भी तो ऐड करना पड़ेगा. अरे आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो हर तरह का एनर्जी को आपको ऐड करना पड़ेगा, तब आपको मिल जाएगा क्या, इंटरनल एनर्जी. पहले डेफिनेशन समझे, लिखो. इट इज एक्सटेंसिव फंक्शन
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. व्हाई इट इज एक्सटेंसिव बच्चे? जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा क्योंकि उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, सबकी काइनेटिक एनर्जी ऐड होगी, पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी ऐड होगी, तो इट इज एक्सटेंसिव. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज स्टेट फंक्शन. इट इज, स्टेट फंक्शन. देखो मैंने बोला ना जैसे 20 पॉइंट याद रखने हैं, तो वो सिलसिला शुरू हो गया है. 20 पॉइंट याद रखने हैं, तो 5 पॉइंट तो अभी लिख दिया मैंने. एक तो डेफिनेशन, दूसरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, जरूरत भी नहीं है. तीसरा चेंज निकाल सकते हैं. चौथा पॉइंट बोल दिया ये स्टेट फंक्शन है. पांचवा बोल दिया एक्सटेंसिव है. इस तरह से पॉइंट्स रटने हैं. गुड टू गो. अब देखो क्या है, मान लेते हैं कोई गैसियस सिस्टम है ना, कोई गैस है, इसकी इनिशियली क्या क्या पैरामीटर है, देखो E1, P1, V1, T1, मान लेते हैं N1 मोल भी है ना, ये सारे पैरामीटर है. अब इसके ऊपर कुछ क्या कर दिया, कुछ प्रोसेस कर दिया, कुछ कांड हो गया, मान लो कंप्रेशन एक्सपेंशन हो गया, तो अब सिस्टम किसी अदर स्टेट पे चला गया, स्टेट बदल गया, स्टेट ऑफ सिस्टम हैज चेंज्ड. याद करो कभी बात किया था स्टेट. तो अब मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस भी बदल गया. अगर अंदर रिएक्शन हुआ है तो गैस भी बदल सकता है. सुनो, ये जो है ना, अभी से लेके 10 बजे तक कोई बाहर नहीं जाएगा, है ना, और ये सब बंद करो. स्टार्ट में बोल दिया 4-5 क्वेश्चन आने वाले हैं, थोड़ा फोकस करो. हर बार डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं मेरे को. इंडिया लेवल के कंपटीशन का तैयारी चल रहा है और सीरियसनेस देखो तो मतलब लगता नहीं है कि इनिशियली एक गैसियस सिस्टम है, उसकी ये सब वैल्यूज हैं. हमें एग्जैक्ट नहीं पता E1 क्या है, बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मान लेते हैं कुछ तो होगा. सबका एनर्जी ऐड करके कुछ तो आएगा, पोटेंशियल, काइनेटिक, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, सब ऐड करके कुछ तो आएगा. बोलो यस नो. अब यहाँ पे प्रोसेस हुआ तो मैं बोलता हूँ कि पैरामीटर बदल गए. E2, V2, T2, P2, पैरामीटर्स क्या हो गए, बदल गए. तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस व्हाट इज डेल E? E2 माइनस E1. पहले बिफोर द प्रोसेस इंटरनल एनर्जी कितना था, E1. आफ्टर द प्रोसेस इंटरनल एनर्जी क्या है, E2. मैं बताऊं, ना ही E1 पता है ना ही E2 पता है, बट E1 माइनस E2 माइनस E1 कैसे पता चलेगा. देखो सपोज आपने इस चेंज को लाने के लिए, इस प्रोसेस को कराने के लिए आपने क्या किया, इस पे वर्क किया. क्या किया आपने, वर्क किया, मतलब कंप्रेशन किया. आपने क्या किया, इस पे वर्क किया. उसको बंद करो, गेट को तो बंद करो. कोई और बाहर है अभी, बंद कर उसको, अभी कोई बाहर नहीं जा सकता. अब बोर्ड से ध्यान हटनी नहीं चाहिए. स्ट्रेट बैठो एकदम एज पे, कहीं टिका के नहीं बैठना है. दीवार पे ऐसे बैठ रहे हैं, ऐसे बैठ रहे हैं, एज पे बैठना है. देखो ध्यान से सुनो, आपने इस प्रोसेस को कराने के लिए कंप्रेस किया. कंप्रेस किया मतलब सिस्टम को एनर्जी दी, वर्क के फॉर्म में, मैकेनिकल फॉर्म में. इस प्रोसेस को कराने के लिए हो सकता है आपने इसको हीट भी दिया होगा. हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम. तब जाके सारे पैरामीटर बदल गए. स्टेट 1 से कहां चला गया, ये स्टेट 1 से कहां चला गया, स्टेट 2. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बताओ क्या लिख सकते हैं. पहले इस पूरे सिस्टम का पहले एनर्जी कितना था, E1, जो हमें नहीं पता, लेकिन कितना था, E1. बाद में इस पूरे सिस्टम का एनर्जी कितना हुआ, E2.
क्या लगता है कि E2 इक्वल टू E1 प्लस Q प्लस W लिखना चाहिए? हीट कंजर्व होता है ना, पहले से E1 है, फिर थोड़ा हीट भी लिया, थोड़ा वर्क भी हुआ, तो अब इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? ऑब्वियसली मान लो 100 जूल वर्क हुआ, 100 जूल हीट एब्जॉर्ब किया, तो अब जो फाइनल एनर्जी है आफ्टर द प्रोसेस वो तो E2 है, और E2 मस्ट बी इक्वल टू जो पहले से था प्लस जो और वो लेन देन किया। अरे यस नो? तो यहां से देखो, इसको इधर ले आओगे तो क्या मिल जाएगा? E2 माइनस E1 इज इक्वल टू Q प्लस W, और यही कितना है बच्चे? डेली। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी को बोलते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ। कोई बोले व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो डायरेक्ट आप बोल दो, स्टेटमेंट अगर कोई पूछे तो ये बोलते हैं ना, एनर्जी इज कंजर्व्ड। Statement is energy can neither be created nor be destroyed, can be converted to one form to another form. This is the statement. तो 19 में पढ़ा है। फर्स्ट लॉ पहले से आता था आपको, लेकिन उसको फर्स्ट लॉ बोलते हैं, अभी सीखा है। एनर्जी इज कंजर्व्ड, इट इज फर्स्ट लॉ। एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, कंजर्व्ड, फिक्स्ड। आइसोलेटेड है मतलब समझते हो, अंदर बाहर एनर्जी जा नहीं सकता, तो जो अंदर जो एनर्जी हो क्या हो गया? अरे यस नो? आ रहा है समझ में? अगर मान लो अर्थ से एनर्जी बाहर नहीं जा रहा है स्पेस में, तो हम बोलेंगे अर्थ भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है, लेकिन ऐसा होता नहीं। अर्थ से जो सनलाइट आता है रिफ्लेक्ट भी होता है। अरे यस नो? चलो उतने बड़े लेवल पे नहीं जा रहे हैं। व्हाट इज फर्स्ट लॉ? स्टेटमेंट पहले अगर कोई बोले, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। क्या यूनिवर्स की एनर्जी घट बढ़ रही है? नहीं, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। हाँ, लेकिन क्या हो रहा है कंटिन्यूअसली यूनिवर्स में? वन फॉर्म अनदर फॉर्म में। अरे यस नो? क्लियर है? वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ। एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ, है ना? यहाँ पे देखो फर्स्ट लॉ का दिया हुआ है स्टेटमेंट। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड वाज गिवन बाय रॉबर्ट मेयर एंड हेल्महोल्ट्ज, है ना? यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। फिर आगे लिखा है टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज कंजर्व्ड। फिर लिखा है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, एनी सिस्टम, इज इक्वल टू Q प्लस W, है ना? अब देखो ये दोनों पाथ फंक्शन है, बट सम ऑफ टू पाथ फंक्शन इज स्टेट फंक्शन। ये भी नया बात सीखो। Q पाथ फंक्शन है, W भी पाथ फंक्शन है, लेकिन दोनों का समेशन स्टेट फंक्शन है। अरे आ रहा है समझ में? बोलो। Q यहाँ पे क्या है? हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम। W क्या है? वर्क डन ऑन द सिस्टम। W क्या है? वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो अभी क्या करना है? बोर्ड पे जो लिखा है वो तो लिखना ही है, साथ साथ ये वाला पार्ट भी लिखना है पूरा। चलो जल्दी जल्दी, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। चलो 5 मिनट का टाइम दिया, जल्दी करो जल्दी करो। तो फर्स्ट लॉ का जो फॉर्म है, साइलेंस, इधर देखिए, फिर से एज पे रहिए, इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अगर डेली इक्वल टू क्या लिख दिया? Q प्लस W। इसी का देखो ये एक्सप्रेशन कैसे बदल जाता है, ध्यान देना। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेली इक्वल टू सिर्फ हो जाएगा Q। वाई? आपको पता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर कोई प्रोसेस करो तो वर्क तो नहीं कर पाओगे। क्लोज कंटेनर ना बच्चे। अगर मान लो तुम चाहते हो इस गैसेस सिस्टम का स्टेट बदलना, लेकिन वॉल्यूम बदल ही नहीं सकते, तो ज्यादा से ज्यादा तुम क्या दे सकते हो? हीट। अरे सुनो, तो पहले E1 था, बाद में E2 हो गया, और E2 कितना लिखोगे? E1 प्लस Q। अरे सुनो, समझे? तो यही फर्स्ट लॉ का अलग अलग फॉर्म हो जाएगा। अगर कभी तुमसे पूछ दे कि हीट बिकम स्टेट फंक्शन व्हेन,
Q प्लस हीट, तो Q प्लस W इज द स्टेट फंक्शन, नो डाउट, ये दोनों मिला के क्या है, स्टेट फंक्शन है। लेकिन बोले हीट इज एलोन स्टेट फंक्शन व्हेन Work done on system is इन आइसोकोरिक प्रोसेस Hmm. हीट बिकम डेली हाँ. एंड डेली स्टेट फंक्शन है। हाँ. अरे दो स्टेट फंक्शन का समेशन पाथ फंक्शन, सॉरी दो पाथ फंक्शन का समेशन स्टेट फंक्शन हो गया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। दो पाथ फंक्शन का समेशन क्या हो गया, स्टेट फंक्शन हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा कि हीट बिकम स्टेट फंक्शन अंडर व्हाट कंडीशन, हीट बिकम स्टेट फंक्शन अंडर व्हाट कंडीशन, आइसोकोरिक। वेरी गुड। सेकंड, अगर मैं बोलूं एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, तब Heat zero, work becomes ये तो हो गया आइसोकोरिक, बोलो। हाँ. तब यहां डेली किसके बराबर बोल दोगे, Work done. W के बराबर, हाँ. क्योंकि एडियाबेटिक में हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या होता है, Zero. देखो यहाँ पे पिस्टन वगैरह लगा होगा बच्चे, है ना, लेकिन बाउंड्री जो होगा इंसुलेटेड होगा, बाउंड्री पूरा सील्ड है। अब यहाँ पे इवन है एनर्जी, हाँ. कोई प्रोसेस किया मतलब कंप्रेशन किया, हीट तो दे नहीं सकते हाँ. क्योंकि इंसुलेटेड है, हाँ. तो ज्यादा से ज्यादा तुम क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। हाँ. तो जो फाइनल इंसुलेटेड सिस्टम होगी उसका एनर्जी E2 किसके बराबर लिखोगे, E1 प्लस W, हाँ. बोलो। हाँ. तो यहां से क्या हो जाएगा, अब फिर से पूछे, वर्क बिकम स्टेट फंक्शन अंडर व्हाट कंडीशन, Adiabatic process. वर्क स्टेट फंक्शन हो जाएगा अंडर व्हाट कंडीशन, एडियाबेटिक। वेरी गुड, समझ में आया। थर्ड पॉइंट बात करें। मान लो बोल रहा है हीट जो है एब्जॉर्ब एंड वर्क डन ऑन सिस्टम है, तब डेली इक्वल टू प्लस Q एंड प्लस W। समझना, हीट ले भी रहा है सिस्टम और वर्क भी सिस्टम पे हो रहा है, तो दोनों पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन। फोर्थ में हीट मान लो रिलीज्ड है, सपोज हीट क्या है, रिलीज्ड है, वर्क डन ऑन सिस्टम, फिर से देखो ऑन सिस्टम लिया है, तो डेल E इक्वल टू माइनस Q प्लस, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे, सिस्टम ने हीट रिलीज कर दिया, तो साइन का इस फॉर्मूले में बच्चे हमेशा इसको प्लस ही रखना है ऐसा जरूर नहीं, या हमेशा इसको प्लस रखना है ऐसा, जब कंप्रेशन हो तो ये प्लस होगा, और जब हीट एब्जॉर्ब होगा तो ये प्लस होगा, एक्सपेंशन है तो ये माइनस होगा, रिलीज है तो ये भी माइनस होगा। तो यही देखो अलग अलग फॉर्म, अगर मान लो एक्चुअल में Q का वैल्यू भी प्लस रखना पड़ा, W भी प्लस रखना पड़ा, मतलब हीट एब्जॉर्ब्ड है और कंप्रेशन है, हीट एब्जॉर्ब्ड है और कंप्रेशन है, लेकिन यहाँ रिलीज हो रहा है और कंप्रेशन है, तब क्या, बोलो आ रहा है समझ में, पक्की बात। अच्छा फिफ्थ में देखो, फिफ्थ, अगर मान लो बोलता हूं कि हीट एब्जॉर्ब्ड है लेकिन वर्क जो है डन बाय सिस्टम, दैट इज एक्सपेंशन, तब डेली क्या लिख दोगे बच्चे, प्लस Q माइनस W। मैं बताऊं, जब अभी कल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो Q वहां दिया रहेगा, W कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो पूरा फॉर्मूला से बताया था, फॉर्मूला NR 2.303 लॉग वाला, वो सब सारा फॉर्मूला से, और फिर जाके डेली निकालना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन जाएगा ना, वर्क निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट बोलेगा 2 मोल गैस 5 लीटर से 10 लीटर गया एट कांस्टेंट प्रेशर 5 atm, तो पहले वर्क निकालना पड़ेगा, और वहां खुद देखना वर्क नेगेटिव है या पॉजिटिव है। वर्क अगर कहीं भी साइन कन्वेंशन गलत किया ना तो ये गलत आएंगे आंसर, इसलिए 10 क्वेश्चन बिना प्रैक्टिस के नहीं जा सकते आप, है ना, समझ में आ रहा है। अच्छा अगर दोनों ही मान लो 6 में बोल दिया कि हीट रिलीज्ड है, हीट क्या है, रिलीज्ड है एंड वर्क एक्सपेंशन है, मान लो, चलो वर्क डन बाय द सिस्टम है, तब डेली क्या लिख दोगे, माइनस Q माइनस W। चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पे, वेरिएशन समझ में आया सबको फर्स्ट लॉ का।
और ऐसा नहीं है जो पेज अभी लिखा है उसमें यहाँ पे वेरिएशंस लिखे हुए हैं सारे, ये पेज आप पढ़ सकते। कंक्लूजन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ABCD, हाँ मतलब ये पूरा पेज बच्चे जहाँ पे अभी तुमने स्टेटमेंट्स लिखे थे ना, ये वाले स्टेटमेंट्स, ये पूरा पेज लिखना है आपको। ये लिखने के बाद ये पूरा पेज लिखना है 81 का ये वाला पार्ट, और 82 पेज भी पूरा लिख देना है, पूरा ही लिख देना है। यहाँ देखो इंथैल्पी लास्ट में है, उससे पहले तक पूरा लिख देना है। ओके बोलो। अब प्रैक्टिस सेशन का अगर सवाल का बात करें हम, तो इंथैल्पी वगैरह तो भी नहीं करना है, एंट्रोपी का इंथैल्पी का सवाल नहीं आएगा। जैसे मान लो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। सेवन का आंसर बताइए, आएगा क्या 7 का आंसर आपसे? 1 मोल ऑफ गैस इज हीटेड। प्रैक्टिस सेशन बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज नहीं। प्रैक्टिस सेशन का क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है? 1 मोल ऑफ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, द रेंज इन टेम्परेचर इज 298 टू, है ना, 298 टू 308, हीट सप्लाई टू गैस इज 500। बोलो कोई कर पा रहा है क्या 7 नंबर क्वेश्चन? मुझे ये पहले बताओ, 1 मोल गैस को हीट कर रहे हैं, 7 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करो, इसको बाद में लिखना। क्या लिख रहा है? 1 मोल गैस को हीट कर रहे हैं, बोलो। टेम्परेचर बढ़ जा रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो वर्क डन तो 0 बोलोगे ना, वर्क डन 0 सेकंड ऑप्शन में है। और बताओ कांस्टेंट वॉल्यूम है तो ये वाला स्टेटमेंट होगा ना, तो डेली इक्वल टू क्यू, और क्यू क्वेश्चन में गिवन है। हीट एब्जॉर्ब कितना है? एब्जॉर्ब्ड है तो प्लस ही ना, तो दिस इक्वल टू 500। कौन सा आंसर सही लग रहा है? बोलो, आ रहा है समझ में? अरे W0 कांस्टेंट वॉल्यूम है, W0, यस या नो? तो इस तरह का बेसिक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। एक्सरसाइज में देखिए, एक्सरसाइज आइए आप एक बार। एक्सरसाइज में अगर मैं बोलूं क्वेश्चन नंबर, देखो ये सारे क्वेश्चंस लाइन से आप कर सकते हो, 17 से लेके 27 तक 10 क्वेश्चन दिख रहा है। चलो पहले 27 ही बताओ क्या होगा साइन कन्वेंशन के हिसाब से। 27 जल्दी। एक्सरसाइज 1 का 17 टू 27 बिना किए मत जाना, 4 क्वेश्चन बन जाएगा इससे। क्या बोल रहा है? सिस्टम एब्जॉर्ब 600 हीट एंड वर्क इक्विवेलेंट टू 300 जूल ऑन इट्स सराउंडिंग। सोचो क्या साइन एब्जॉर्ब्ड होगा ना। क्वेश्चन नंबर 27 ही सॉल्व कर देता हूँ। डेली इक्वल टू क्या लिखा? Q प्लस W। Q यहाँ पे 600 है, W नेगेटिव बोले पॉजिटिव? वर्क डन ऑन सराउंडिंग है, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग, तो इसको -300 रखेंगे। सही है? अच्छा 25 नंबर बताओ, 25। देखो यहाँ पे वर्क निकालना पड़ेगा, है ना? पहले आप वर्क निकाल लो। वर्क होता है -P एक्सटर्नल डेल्टा V। देखो ना, बोल रहा है क्या? वॉल्यूम चेंज कितना है? 500 सेंटीमीटर से। अरे बोलो, एक्सपेंड बाय 500 सेंटीमीटर क्यूब अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर। कांस्टेंट प्रेशर है ना, तो हम क्या डायरेक्ट क्या लिख देंगे? कांस्टेंट प्रेशर। वर्क डन का क्या एक्सप्रेशन होता है कांस्टेंट प्रेशर पे? माइनस इंटीग्रल ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी होता है। पी एक्सटर्नल बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा साइन कन्वेंशन ध्यान देना। ये कितना है? 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम चेंज 500 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पे गड़बड़ करोगे, सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा, SI में सब रखना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को मैंने लिखा था 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब।
अब देखना कभी लिखाया है तो कितना हो गया, 2 इंटू 500 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, और इसके जगह पे 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। पता नहीं ये समझ पा रहे कि नहीं, कभी लिखा के रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। अब चेक करना, इसीलिए वॉल्यूम कभी पढ़ाया था, है ना। तो ये सॉल्व करके देखो इधर कितना आ गया, ये सॉल्व करके -100 आ जाएगा जूल। देखो -100 जूल कैसे होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, न्यूटन मीटर जूल होता है। कितना वर्क हो गया, देखो 100 जूल ले रहा है और 100 जूल वर्क कर भी दे रहा है, तो चेंज इन इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, 0। नन ऑफ दिस, आंसर क्या आएगा, क्या नन ऑफ दिस दिया हुआ है, देखो 0 आया ना, बोलिए पक्का, मेरी बात समझ रहे हो। एक फैक्ट और याद कर लेना कि डेली 0 होता है फॉर आइडियल गैस आइसोथर्मल में, ये फैक्ट याद करके रखो, इसको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है, डेल्टा टी नहीं होता, इसलिए इंटरनल एनर्जी में बदलाव नहीं होती। चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है फॉर आइडियल गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है, 81-82 पेज का लाइन बाय लाइन पढ़ लेना अच्छे से, और लास्ट का 10 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।